दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको आजकल दुगड्डा के मैन ईटर मानवभक्षी गुलदार की स्टोरी सुना रहा हूं, जो कि 1977 और 78 के सालों में वो दुगड्डा और उसके आसपास के इलाके में एक्टिव रहा था। और आपको मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया कि किस प्रकार उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा घटनाएं की जा रही थी लगातार। और हजारीबाग के प्रसिद्ध शिकारी इमाम खुद स्वयं वहां पर प्रस्तुत हो गए थे उस मानवभक्षी गुलदार का शिकार करने के लिए। और वहां जाकर के जब वो गांव के लोगों से और इफेक्टेड जो लोग थे जिनको मानवभक्षी गुलदार ने मारकर खाया था, उनके सगे संबंधियों से, यारों दोस्तों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्हें एक बात खास पता चली कि इस गुलदार के द्वारा जिस भी इंसान का शिकार किया गया है या जिस भी गाय भैंस या जानवर का शिकार किया गया है, उसके गले पर केवल एक ही केनाइन का निशान आता था। बाकी जो 3 केनाइन के निशान थे वो हल्के आते थे। इसका मतलब साफ था कि यह जो गुलदार है इसके पास केवल एक ही केनाइन है, बाकी इसके 3 केनाइन या तो आधे टूटे हुए हैं या जड़ तक वो टूट चुके हैं। और बाद में इमाम की यह बात सच साबित हुई थी। उसके आगे की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार घटित हुई वो मैं अब आपको बताता हूँ। 19 मार्च सन 1977 का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे। दुगड्डा के पास के कांडा खाल के कुटल खेत गांव का एक चरवाहा अपनी 3 गायों के साथ शाम के 4 बजे अपने गांव की तरफ लौट रहा था। पहाड़ी रास्ता था और एक पहाड़ी मोड़ पर जैसे ही वो किसान मुड़ा, उसकी जो सबसे आगे गाय चल रही थी, उसकी गले में बंधी हुई जो घंटी होती है गाय के, उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर के वो गुलदार अपने छिपने की जगह से निकला और उस रोड के साथ साथ नीचे जगह पर चलता हुआ वो आगे बढ़ा और उसने जो सबसे आगे जो गाय चल रही थी उसको जा पकड़ा। और उसके पीछे पीछे जो 2 गाय थी वो बिदक गई एकदम से और पूंछ उठा करके वो पलट करके वापस भागी। और जो आगे जो गाय थी वो जोरों से रंभाई और उसके बोलने की आवाज़ उस चरवाहे के कानों में पड़ी। और जब उसने देखा कि उसके जो 2 जानवर हैं वो बिदक करके वापस पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो उस किसान ने आगे वाली गाय को देखने की बजाय जो पीछे 2 गाय उसकी भागी थी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। और इस एक छोटी सी बात ने उस दिन उस चरवाहे की जान को बचाया था। दरअसल में जो आगे गाय जा रही थी उसको तो उस मानवभक्षी गुलदार ने पकड़ लिया था और पकड़ करके सड़क के किनारे ही उसने उसको मारा और मार करके सड़क के नीचे जंगल के अंदर घसीट करके वो ले गया। और बाद में जब वो किसान गांव में पहुंचा तो उसने जाकर के सारी घटना के बारे में गांव वालों को बताया। और इस घटना की सूचना तुरंत इमाम को दी गई, क्योंकि इमाम वहां पर आए हुए थे और उन्होंने वहां के तमाम गांव वालों को ये बताया था कि कैसी भी कोई घटना हो मैनिटी जो लेपर्ड है उसकी, तो उसको तुरंत इसके बारे में सूचित किया जाए। और अगले दिन 20 मार्च 1977 को जो इमाम थे वो कुटल खेत गांव में पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने 4-5 लोगों को अपने साथ लिया और उस घटना स्थल पर गए जहां पर कि गाय को उस गुलदार के द्वारा मारा गया था। इमाम घटना स्थल पर पहुंचे और उस गाय की लाश के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस गाय को उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा ही मारा गया है, क्योंकि उसके गले पर केवल एक ही केनाइन का निशान साफ नजर आ रहा था और बाकी जो 3 केनाइन के निशान थे वो हल्के बन रहे थे। यही नहीं, एक और बात इमाम को बहुत आश्चर्य में डाल रही थी कि उस गाय का केवल कुछ पौंड मांस ही खाया गया था और वो जो मांस खाया गया था वो भी कंधे की तरफ से खाया गया था। यह बात इमाम को बहुत आश्चर्य में डाल रही थी, जो कि गुलदारों के स्वभाव के एकदम विपरीत बात है। क्योंकि गुलदार जो हैं वो जब किसी अपने शिकार को मारकर खाते हैं तो वो कंधे की तरफ से उसको कभी भी नहीं खाते। इसके अलावा उस गाय की लाश को देख करके शिकारी इमाम ने यह अंदाजा लगाया कि इस गुलदार के साथ में उसके 1 या 2 बच्चे अवश्य हैं। आइए पता लगाते हैं कि इमाम शिकारी को कैसे यह सब पता चला। जो एक सामान्य गुलदार होता है वो हमेशा पेट को फाड़ करके या कमर के पास शिकार को फाड़ करके उसको खाना शुरू करता है। कंधे की तरफ से गुलदार कभी भी खाना शुरू नहीं करता, क्योंकि गुलदार पेट को फाड़ करके उसके नरम नाजुक
मांस को खाना चाहता है। और जो गुलदार के बच्चे होते हैं वो कहीं से भी खाना शुरू कर देते हैं। वो सीख रहे होते हैं, वो अपनी लर्निंग अवस्था में होते हैं। 6 महीने, 8 महीने या 1 या 1.25 साल के जो बच्चे होते हैं वो बॉडी को कहीं से भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुलदार की एक आदत होती है कि वो हमेशा पेट को फाड़ करके या कमर के पास से खाना शुरू करता है। बाद में वो कंधे को खाता है और पिछली टांगों को खाता है। इस बात को देख करके इमाम ने अंदाज़ा लगाया कि ये जो गुलदार है इसके साथ में उसके 1 या 2 बरस के छोटे बच्चे भी जरूर होंगे। गुलदार के मुकाबले जो बाघ होता है वो हमेशा टांगों से पिछली तरफ से ही खाना शुरू करता है अपने शिकार को। वो गुलदार की तरह शिकार का पेट नहीं फाड़ता। यही नहीं, अगर शिकार छोटे साइज का हो तो गुलदार लगभग उसको आधा खा जाता है, और शिकार अगर बड़े साइज का है तब भी गुलदार 7, 8, 10 किलो तक मीट खा जाता है। और शिकार की खाई हुई अवस्था को देख करके पता चलता है कि यह जो शिकार है ये गुलदार के द्वारा किया गया है या बाघ के द्वारा किया गया है। लेकिन जो बाघ के बच्चे होते हैं या फिर गुलदार के जो बच्चे होते हैं, जब वो लर्निंग अवस्था में होते हैं तब वो शिकार को कहीं से भी खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इमाम ने देखा कि उस गाय की बॉडी को कंधे से खाया गया है और केवल उसका कुछ पौंड ही मांस खाया गया है। उसका ना तो पेट फाड़ा गया था, ना उसको पीछे की तरफ से कहीं से खाया गया था। इसी से इमाम ने अंदाज़ा लगाया था। जगह जो थी वो पथरीली थी, और पथरीली जगह होने की वजह से किसी तरह का कोई पगमार्क नहीं मिले। इसके बाद जो इमाम थे उन्होंने 22 मार्च सन 1977 को कोटद्वार के जो मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक चतुर्वेदी थे उनके ऑफिस में जाकर के 2 शिकार के परमिट इशू करने के लिए एप्लीकेशन दी। 2 इसलिए कि एक तो वो अपने लिए परमिट चाहते थे, दूसरे उनके जो शिकारी दोस्त थे जो अमेरिका के निवासी थे उनका नाम था हंटर वायलर। जो हंटर वायलर थे वो प्रसिद्ध शिकारी थे। उन्होंने लाओस के इलाके में और सुमात्रा के जंगलों में कई बाघों का सफलतापूर्वक पहले शिकार किया था, और वो भी इस गुलदार के शिकार में शामिल होना चाहते थे। एक परमिट उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया और एक परमिट उन्होंने अपने लिए अप्लाई किया। और इसी बीच जो इमाम थे उनके दोस्त जो वायलर थे वो अमेरिका से भारत आ गए। इसी बीच उस आदमखोर गुलदार ने अपना अगला शिकार फिर उसी गुनखिल गांव में किया, जिस गुनखिल गांव में उस मानवभक्षी गुलदार ने 11 मार्च 1977 को संतराम की बेटी सूमा का शिकार किया था। और गुनखिल गांव में पहुंच करके उसने संतराम की उसी गर्भवती जो गाभिन गाय थी उसको मार डाला। 23 मार्च सन 1977 को वो गुलदार दोबारा से गुनखिल में संतराम के घर गया, और जब वहाँ पर उसे कोई भी इंसान नहीं मिला तो वो सीधा ही उस गाय के बाड़े की तरफ गया, जिस बाड़े को संतराम ने कुछ दिन पहले ही बनाया था। दरअसल जब वो गुलदार सूमा का शिकार करने उस गुनखिल गांव में आया था तब उसने गुड्डी को भी देखा था जो सूमा के लिए पानी लाने के लिए रसोई में गई थी, और उसने बाहर सोए हुए संतराम को भी देखा था। असल में जो गुलदारों की जो स्मरण शक्ति होती है वो असाधारण रूप से विकसित होती है। अपने जिस शिकार को गुलदार खाने के बाद में जिस झाड़ी में वो छिपाता है या जिस पेड़ के ऊपर ले जा करके वो उसको टांगता है, उस जगह पर वो कुछ घंटों के बाद में, यहाँ तक कि कई दिनों के बाद में दोबारा आ जाता है और उस जगह को वो ढूंढ लेता है। ऐसे ही विकसित गुलदार की श्रवण शक्ति होती है। यही नहीं, गुलदार अपने पानी के सोतों को, उन रास्तों को, पेड़, पानी के सोते, छिपने की जगह, गुफाएं आदि वो सब चीज़ें वो अच्छी तरह से याद रखता है जिस इलाके में वो रहता है। इसके अलावा गुलदार के ऊपर जिस जगह पर हमला किया गया हो, चाहे वो बाघ के द्वारा हमला किया गया हो, चाहे वो किसी शिकारी के द्वारा हमला किया गया हो और उसकी वहाँ से जान बची हो, उस घटना को भी गुलदार कई दिनों तक याद रखता है। लेकिन गुलदार की ये जो स्मरण शक्ति होती है ये केवल 1-2 महीनों तक की, कुछ दिनों की, घंटों की ही होती है, लेकिन कई सालों तक वो इस घटनाओं को, इस चीज़ को याद नहीं रख सकता। यहाँ पर भी जब उसने संत राम के घर में घुस करके सूमा का उसने शिकार किया तो उसने वहाँ पर 2 लोगों को पाया था। उसने देखा था कि बाहर संत राम चारपाई पर लेटा हुआ है और एक उसकी जो बहन थी
जिसका नाम गुड्डी था, वो भी रसोई के अंदर पानी लेने के लिए आई हुई थी। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो ये जो गुलदार था उसको अच्छी तरह से याद था कि वहाँ पर 2 और मानव शिकार हैं। इसलिए 23 मार्च सन 1977 को वो दोबारा उस गुनखिल गांव में आया। जब उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई मानव शिकार उसे नहीं मिला है, तो वो सीधा उस गाय के बाड़े की तरफ गया, जिस बाड़े के अंदर उस गाभिन गर्भवती गाय को संतराम के द्वारा सेफ्टी से रखा गया था। गुलदार ने उस तख्तों को अपने पंजों की सहायता से उखाड़ दिया और उखाड़ करके उसमें से एक रास्ता बना करके वो उस गाय के बाड़े के अंदर घुस गया और बाड़े के अंदर घुस करके उसने उस गाय को मार डाला। जब उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा जो संतराम था उसके घर के अंदर घुस करके गाय को मारने की खबर जो वन्य जंतु प्रतिपालक थे उनको पता चली और इमाम को पता चली, तो वे दोनों संतराम के घर पहुंचे और वहां पर इमाम ने जाकर के जब उस गाय की लाश का इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर भी जो गाय थी उसको कहीं पर ले जाया नहीं गया था, क्योंकि बाड़े को तोड़ा नहीं गया था, केवल उसके तख्ते उखाड़े गए थे और उसमें 15-20 सेंटीमीटर का एक रास्ता बना लिया था। उस रास्ते के अंदर से गुलदार एंटर हुआ था और जान पड़ता है कि गुलदार के साथ में उसके दोनों या एक जो उसके साथ बच्चा था वे भी उस बाड़े के अंदर गए। इस गाय का जो मांस था वो भी केवल कुछ पौंड मांस ही खाया गया था और वो मांस भी केवल कंधों की तरफ से खाया गया था, बाकी पूरी जो बॉडी थी गाय की वो सुरक्षित थी। और इस प्रकार जो इमाम थे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस गाय को भी उसी मानवभक्षी गुलदार के द्वारा ही मारा गया है, क्योंकि उसके गले पर केवल एक ही कैनाइन का निशान नजर आ रहा था। और इस घटना के अगले दिन यानी कि 24 मार्च सन 1977 को जो गुनखिल गांव का शिवदत्त नाम का निवासी था उसका बछड़ा जब गायों के साथ चरने के लिए जंगल में गया था तो वो वापस नहीं लौटा और उस बछड़े को भी इसी गुलदार के द्वारा मार डाला गया था। और जब वो बछड़ा वापस नहीं पहुंचा तो शिवदत्त ने गांव के लोगों से अनुरोध किया कि उसकी खोज की जाए, लेकिन कोई भी डर के मारे शाम को उस जंगल में जाना नहीं चाहता था और उसकी खोज अगले दिन पर डाल दी गई। और शिवदत्त के इस बछड़े को जब उस गुलदार के द्वारा मारा गया तो इसकी सूचना भी तुरंत इमाम को पहुंचाई गई। पहले इस आदमखोर गुलदार का जो मुख्यालय था, ऑपरेशन एरिया था, वो इसने मुनि पुजारी गांव को बनाया हुआ था। और जब मुनि पुजारी गांव में पिंजरे लगा दिए गए और वहां पर जिन ट्रैप भी लगाए गए उस गुलदार को पकड़ने के लिए। जिन ट्रैप एक तरह का ट्रैप होता है जिसको कि घास में मिट्टी के अंदर दबा करके छुपाया जाता है, उसके ऊपर पत्ते घास फूस रख दी जाती है और वो जानवर के आने जाने के रास्ते पर लगाया जाता है। और उस ट्रैप में जैसे ही किसी उस जानवर को पकड़ना हो उसका पैर पड़ता है तो उसके दांतेदार जो पंजे होते हैं वो उस जिन ट्रैप को पकड़ लेते हैं कस करके और वो जानवर फिर कहीं भाग नहीं पाता। ऐसे 3-4 जिन ट्रैप भी उन रास्तों में लगाए गए थे और वहां पर इंसानों की शिकारियों की एक्टिविटी को देख करके जो गुलदार था उसने मुनि पुजारी का एरिया छोड़ करके जो गुनखिल का जो गांव था उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर उसने अपना एक्टिविटी एरिया बना लिया और वहां पर वो लगातार वारदातें करने लगा। जब गुनखिल गांव व उसके आसपास के जो तमाम दूसरे गांव थे वहां के इलाकों के लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा, उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा लगातार वहां पर शिकार किया जा रहा था, जिससे कि लोगों का आना जाना बाधित हो रहा था और लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। तब लोगों ने गुस्से में आकर के दिन में सीला पट्टी के जो तहसीलदार थे उसके ऑफिस पर प्रदर्शन किया और उसके ऑफिस का घेराव किया। तब सीला पट्टी के तहसीलदार ने यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी वो इस गुलदार को मारने के लिए एक शिकारी दल को भेजेंगे। तब जाकर के सीला पट्टी के जो तहसीलदार थे उसके ऑफिस का घेराव उठाया गया, उसका घेरा उठाया गया और इसके बाद में जो तहसीलदार थे उन्होंने 3 शिकारियों को अपॉइंट किया। वो 3 शिकारी थे, शिकारी मोहन, शिकारी गंभीर सिंह और शिकारी डॉक्टर जुआल। ये 3 जो शिकारी थे ये तुरंत शिकार के लिए पहुंच गए। तीनों शिकारी जब गुनखिल गांव में पहुंचे तो उन्होंने गांव के लोगों को अपने साथ लिया और उनको बोला कि उनको दिखाया जाए कि बछड़े की जो बॉडी है वो कहां पर पड़ी है, ताकि वहां पर शिकार उस गुलदार का किया जा सके। जब ये तीनों शिकारी उस गुलदार की द्वारा शिकार किए गए बछड़े की बॉडी के पास पहुंचे
तो जो गांव वाले जो लोग थे उनको उन्होंने वापस जाने के लिए इशारे से बोल दिया, और वहां पर आसपास जंगल था। वे शिकारी तुरंत पेड़ों के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उनकी जो सुरक्षित डाल थी, जहां पर कि वो कंफर्टेबली आरामदायक जगह पर वो बैठ सकते थे, वो बैठ गए जमीन से करीब 18-20 फीट की ऊंचाई पर। ये जो 3 शिकारी थे, ये तीनों अलग अलग पेड़ों पर बैठे थे। एक त्रिकोण आकार बनाता था, एक कॉर्नर पर एक पेड़ था, उसके ऊपर जो शिकारी डॉक्टर जुआल बैठे थे। दूसरे कॉर्नर पर एक पेड़ था, उसके ऊपर जो शिकारी मोहन बैठे थे, और एक तीसरा कॉर्नर था, उस पर बैठे थे गंभीर। और इस प्रकार ये 3 शिकारी अपनी अपनी राइफलों के साथ में उन 3 पेड़ों के ऊपर जाकर के बैठ गए, और उन पेड़ों के बीच में करीब 15 से लेकर के 30 गज तक का अंतर था। और वो जो त्रिकोण बन रहा था, उससे राइट साइड में करीब 20-22 गज की दूरी पर उस बछड़े की बॉडी पड़ी हुई थी। और जल्दी ही वहां पर अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने के बाद में ठंडी हवा भी चलने लगी। ही आरामदायक या कंफर्टेबल जगह ढूंढ करके वो नंगी डाल पर वो शिकारी बैठे हों, लेकिन थी वो जगह बेआराम की ही, क्योंकि मचान के ऊपर जो आराम होता है वो पेड़ों की नंगी शाखाओं के ऊपर बैठने पर नहीं मिलता। लेकिन मचान बांधने का वक्त नहीं था, और उस गुलदार को शिकार करने का चांस हजारों में एक था। तो उस चांस को लेने के लिए वो तीनों जो शिकारी थे वो पेड़ों के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। धीरे धीरे जो काली रात थी वो और काली होती जा रही थी, और आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, और रह रह कर जो बिजली थी वो चमक जाती थी। और बिजली की रोशनी में उनको कटरा जो गाय का जो बछड़ा था वो साफ नजर आ रहा था। वो 20-22 गज की दूरी पर एक करवट पड़ा हुआ था, और उसकी आधी बॉडी खाई हुई थी। उन शिकारियों को पूरी उम्मीद थी कि इस बछड़े को खाने के लिए वो गुलदार जरूर आएगा। आकाश में बादल छाए होने की वजह से कभी भी बारिश हो सकती थी, और बिजली रह रह कर चमक रही थी। और जैसे ही बिजली चमकी तो उनसे करीब 70-80 गज की दूरी पर भेमल का एक पेड़ था, और शिकारियों ने देखा कि भेमल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा गुलदार बैठा हुआ शिकारियों को ही देख रहा है। और उस भेमल के पेड़ की जड़ के नीचे कुत्ते के साइज के 2 गुलदार के बच्चे पेड़ के नीचे ही खड़े हैं। और जैसे ही शिकारियों ने निशाना लेने के लिए अपनी राइफल सीधी की, उसी समय बिजली का चमकना बंद हो गया, क्योंकि जो आकाशीय बिजली थी वो केवल कुछ सेकंड के लिए ही चमकी थी, और उसके बाद में एकदम से घुप अंधेरा छा गया, और शिकारी निशाना नहीं ले पाए। और शिकारियों को पूरी उम्मीद थी कि वो जो गुलदार है वो उस शिकार को खाने आएगा, तो वो उसका शिकार करेंगे। इसलिए वो किसी तरह की सरसराहट या किसी तरह की जो आवाज है उसकी तरफ ध्यान देने लगे। आंखों का जो काम था वो कानों से वो ले रहे थे। तीनों शिकारी दम साधे पेड़ों पर बैठे हुए थे, और तभी 10-15 मिनट के बाद में अचानक से दोबारा से बिजली चमकी। तो शिकारियों के हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि वो जो गुलदार उस भेमल के पेड़ पर बैठा था वो वहां पर नहीं था, और ना ही उसके बच्चे थे। चालाक गुलदार बड़ी देर से उन शिकारी के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ करके निगाह रखे हुआ था। जान पड़ता है जब शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़े थे बैठने के लिए, तब वो गुलदार कहीं आसपास ही किसी झाड़ी में छिपा उनको देख रहा था। और जब गांव वाले चले गए और शिकारी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए, तो गुलदार उस शिकार पर खाने के लिए आना चाहता था, लेकिन उसने उन तीनों शिकारी को देखा तो उनके ऊपर निगाह रखने के लिए वो भेमल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जब बिजली चमकी तो शिकारियों ने उसको देख लिया था। अब जब दोबारा बिजली चमकी तो ना वहाँ पर वो गुलदार था, ना उसके वहाँ पर बच्चे थे, और असली खतरा शिकारियों के लिए अब था। उनको डर लग रहा था कि कहीं यह गुलदार अंधेरे का फायदा उठा करके चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ करके शिकारियों को ना पकड़ ले। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये तीनों शिकारी अलग अलग पेड़ों पर बैठे हुए थे, और अगर ये तीनों एक ही पेड़ पर बैठे होते तो अगर गुलदार एक शिकारी को पकड़ने की कोशिश करता तो दूसरे शिकारी को उसकी आहट का जरूर पता चलता। लेकिन चूंकि अब तीनों शिकारी अलग अलग पेड़ों पर बैठे हुए थे, उनको बहुत सावधानी से बैठने की आवश्यकता थी। और गुलदार पेड़ों के ऊपर चढ़ करके अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध होता है, बहुत होशियार होता है। उसको पेड़ पर खामोशी से चढ़ने की कला आती है। और रात के अंधेरे में अब उनको और ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत थी। अब जब से वो गुलदार गायब हो गया था,
शिकारियों को डर लगने लगा था कहीं कहीं शिकारी ही उस गुलदार का शिकार न बन जाए। करीब आधे पौने घंटे तक वो शिकारी बड़ी सावधानी से उस गुलदार की टोह लेते रहे, अंधेरे में बैठे आवाज़ों को सुनते रहे, और इसकी वजह से उनके अंदर तनाव भी आ गया था, उनको टेंशन भी हो रही थी, उनको मौत का खतरा भी सता रहा था। इसलिए वे अधिक देर तक पेड़ पर नहीं बैठे रहे। और इसके अलावा अब गुलदार के शिकार पर आने की भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि गुलदार को पता चल गया था कि 3 इंसान पेड़ के ऊपर बैठे हुए उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। इसलिए गुलदार के आने की कोई संभावना भी नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि बरसात कभी भी हो सकती थी, और जब बरसात होती है तब जो गुलदार होते हैं वे अक्सर गुफाओं के अंदर छिप जाते हैं। जो गुलदारों की आदत में यह शामिल होता है कि वे पानी से घबराते हैं, पानी से डरते हैं। इसके मुकाबले जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, वो पानी से नहीं डरता, पानी को पसंद करता है। जो टाइगर है वो घंटों पानी के अंदर बैठा रह सकता है, लेकिन गुलदार केवल पानी पीने के लिए पोखरे के अंदर जाता है। बड़ी मुसीबत में जब गुलदार को उस पोखरे को या किसी नदी को पार करना होता है तो उस पानी को पार करके जाता है, अन्यथा गुलदार पानी के अंदर कभी घुसता नहीं। और बरसात के होने पर भी गुलदार अक्सर गुफाओं में या पेड़ों की घनी झाड़ियों में छिप जाता है। इसके मुकाबले जो बाघ होता है वो बरसातों में भी बिल्कुल आराम से शिकार की टोह में घूमता रहता है, उसको भीगने की कोई परवाह नहीं होती। और बारिश के होने की वजह से गुलदार के छिप जाने की भी पूरी संभावना थी। इससे पहले कि बारिश शुरू हो, उस गुलदार का ढूंढ कर शिकार करने की कोशिश में जो शिकारी गंभीर थे वो अपने पेड़ से नीचे खिसक आए। नीचे उतर करके उन्होंने अपनी जो सर्च लाइट थी उसको जलाया, और जा करके वो उसी भेमल के पेड़ की तरफ पहुंच गए। उनको नीचे उतरते देख करके जो दूसरे 2 शिकारी थे वो भी अपने अपने पेड़ों से उतर आए, और तीनों शिकारी अब उसी भेमल के पेड़ की तरफ बढ़े जिस पेड़ के ऊपर वो गुलदार बैठकर इन शिकारियों पर निगाह रखे हुए था। उस भेमल के पेड़ के नीचे जब वो पहुंचे तो एक बात तो उनको साफ हो गई थी कि अब शिकारियों ने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो उस गुलदार के साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं। और इमाम के द्वारा जो ये अंदाज़ा लगाया गया था गाय की बॉडी को देख करके उस गुलदार के साथ में उसके 1 या 2 बच्चे हैं, वो 100% अब सही साबित हुई थी। इसके अलावा जब वो तीनों शिकारी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के गुच्छा बने, पीठ से पीठ मिला करके आगे की क्या किया जाए उसका विचार विमर्श करने लगे, तब उन्होंने यह डिसीजन लिया कि बारिश शुरू होने से पहले पैदल ही उस गुलदार को ढूंढा जाए, क्योंकि उस गुलदार के बछड़े पर आने की कोई संभावना नहीं है। और अगर गुलदार मिलता है उसको तुरंत गोली मार दी जाए, क्योंकि रात को जो गुलदार होते हैं उनकी आंखें चमकती हैं। जितने भी ये गुलदार या टाइगर या तमाम और बिग कैट है, इनकी जो आंखें हैं वो रात को चमकती हैं, और उन आंखों की चमकने की वजह से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि गुलदार कहाँ पर है। और इस तरह तीनों शिकारियों ने अब गुलदार को ढूंढ करके उसका शिकार करने के लिए सोचा। और यह एक वैसे खतरनाक कदम था, क्योंकि रात के अंधेरे में एक आम गुलदार को नहीं, एक मानवभक्षी गुलदार को खोज करके मारना बहुत ही जोखिम का काम था। लेकिन यह जोखिम भी उन शिकारियों के द्वारा उठाया गया। तीनों शिकारियों के बीच में युद्ध समिति की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया कि 2 शिकारी तो उस गुलदार का पैदल ही पीछा करेंगे, उसको ढूंढेंगे, और ढूंढ करके अगर वो मिला तो उसको ठिकाने लगाएंगे। और एक शिकारी जो डॉक्टर जुआल है वो पेड़ के ऊपर ही बैठेंगे बछड़े की बॉडी के पास ही, ताकि अगर कदाचित वो गुलदार बछड़े की बॉडी को खाने आए तो उसको गोली मारकर ठिकाने लगाया जा सके। और इस प्रकार यह योजना पूरी हुई। और इसके बाद में 2 शिकारी मोहन और शिकारी गंभीर वो पैदल ही उस भेमल के पेड़ से उस रास्ते की तरफ चल पड़े जो रास्ता नीचे घोट गदन के नाले तक नीचे उतरता था। उन दोनों शिकारियों ने, शिकारी मोहन और शिकारी गंभीर ने, सबसे पहले तो अपनी जो राइफल थी उसकी नाल के ऊपर उन्होंने टॉर्चों को मजबूती से बांधा, और उसको बांधने के बाद में टॉर्चों को पहरे में और उस राइफल के पहरे में वे एकदम फूंक फूंक कर आगे की तरफ बढ़ चले। जो जिस दिशा की तरफ वे अंदाजे से बढ़े थे वो था घोट गदन का नाला, जो वहाँ से करीब 400-500 गज नीचे पहाड़ी की जड़ पे था। और जो सीढ़ीदार खेत थे उनकी एक श्रृंखला लगातार जा रही थी घोट गदन नाले की तरफ। और जहाँ पर घोट गदन का नाला शुरू होता था वहाँ से करीब
50-40 गज पहले ही जंगल शुरू हो जाता था। लेकिन ये जो सीढ़ीदार खेत जो लगातार उतरते हुए घोटगदन के नाले की तरफ जा रहे थे, उनके बीच बीच में भी जगह जगह पेड़ों के पैच थे और जगह जगह झाड़ियाँ थी। और बड़े ध्यान से वो एक एक कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़ते जा रहे थे और पगमार्क को देखने की भी कोशिश कर रहे थे। कुछ कदम आगे जाने के बाद में उन्हें खड़िक का एक पेड़ मिला। उस खड़िक के पेड़ के पास में घना झाड़ झंकार उगा हुआ था। तो इस घने झाड़ झंकार को बगैर चेक किए आगे बढ़ जाना मूर्खता होगी, क्योंकि अगर इस झाड़ झंकार के अंदर वो मानवभक्षी गुलदार छिपा हो तो वो पलट करके इनके ऊपर हमला भी कर सकता था। वास्तव में जो गुलदार होते हैं वो इंसानों की गिनती नहीं कर सकते, उनको गिनती नहीं आती। गुलदार को नहीं पता कि वो 3 शिकारी वहाँ पर बैठे हैं या 2 शिकारी बैठे हैं, इसलिए 2 शिकारी उस गुलदार का पीछा करने के लिए पैदल ही चले और एक शिकारी ऊपर बैठ गया, जिससे कि उस गुलदार को धोखे में डाला जा सके कि जो शिकारी दल है वो उतर करके चला गया है और वो गुलदार उस बछड़े की बॉडी को खाने आए। इसलिए यह जो योजना थी यह पूरी की गई। वो जो खड़िक का पेड़ था वो उनके राइट साइड में था, जहाँ पर वो शिकारी दल खड़ा होकर के उस खड़िक के पेड़ के आसपास की जो झाड़ियाँ थी उसका 1-1 इंच का जो हिस्सा था वो टॉर्चों की लाइट में वो उसको कवर करते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, ताकि उस झाड़ियों के अंदर अगर गुलदार हो तो उसकी हरकत की वजह से वो झाड़ियाँ हिलेंगी और जिससे कि उनको पता चले कि गुलदार कहाँ पर बैठा है। लेकिन रात के अंधेरे में जो टॉर्च थी, उनकी जो लाइट थी वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उन झाड़ियों की गहराई के अंदर तक जा सके। इसलिए वे केवल उस मूवमेंट को ही देख रहे थे, झाड़ियों के मूवमेंट को, कि वहाँ पर गुलदार है या नहीं है। उन्होंने 2-3 पत्थर उठा करके भी उस झाड़ियों के ऊपर फेंके ताकि गुलदार अगर उस झाड़ियों में छिपा बैठा है तो वो कोई मूवमेंट करे। लेकिन गुलदार के द्वारा किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं की गई। लेकिन वो जो चालाक गुलदार था वो बैठा उसी झाड़ियों के अंदर ही था। और यह गुलदार की एक काबिलियत होती है कि वो बड़ा ही शांत, एकदम निश्चल, स्थिर होकर के बैठा रहता है और वो शिकारियों की सुविधा के अनुसार हमला नहीं करता, वो अपनी सुविधा को देख करके हमला करता है। शिकारी के द्वारा उस झाड़ियों में पत्थर फेंके गए और वो पत्थर या तो गुलदार को लगे भी होंगे या उसके आसपास भी पड़े होंगे। जब शिकारियों को पत्थर फेंक करके और काफी देर तक उस झाड़ियों को देखते रहने से उनको यकीन हो गया कि इस झाड़ी के अंदर गुलदार नहीं है, तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। और जैसे ही टार्चों के पहरे में वो थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर उन शिकारियों के द्वारा यह समझदारी की गई कि उन्होंने लगातार जो टार्चों की रोशनी थी उन झाड़ियों को ऊपर ही डाले रखी। और जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, जो झाड़ी के अंदर जो गुलदार छिपा बैठा था उसने इन शिकारियों के ऊपर हमला करने के लिए वो अपनी पोजीशन को उसने बदला। और उसके पोजीशन बदलने की वजह से उसकी जो आंखें थी वो चमकती हुई आंखें टार्चों की रोशनी में उन शिकारियों को नजर आई। और उन शिकारियों ने जब चमकती हुई आंखें देखी तो ठिठक कर शिकारी वहीं खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत उन आंखों का निशाना लिया और गोली चला दी। और गोली चलने की जो आवाज़ थी उसकी आवाज़ के साथ ही एक जोरदार गुर्राहट ने उस गोली की आवाज़ का स्वागत किया। और उस गुर्राहट के साथ ही उन्होंने देखा कि जो गुलदार और उसके जो बच्चे हैं उस झाड़ियों के पीछे जो सीढ़ीदार खेत है उसके नीचे कूद करके वो भाग गए हैं। और इस प्रकार उनको भागते देख करके वो जो शिकारी थे वो कुछ देर तक वहाँ पर खड़े रहे, बिल्कुल शांत, एकदम शांत होकर के वो जायजा लेते रहे कि हो सकता है वो गुलदार घायल हो गया हो या हो सकता है उस गुलदार को गोली ना लगी हो। अगर उस गुलदार को गोली लगी है और अगर वो घायल है तो वो उस सीढ़ीदार खेत के नीचे जो आड़ है, क्योंकि ये खेत है और फिर नीचा होकर के फिर खेत बनता है, तो उसकी दीवार की आड़ में वो छिपा हो सकता है। और कितने ही शिकारियों का बलिदान लिया गया है इन गुलदारों के द्वारा। जब इन घायल गुलदारों का पीछा किया जाता है, कितने ही शिकारी इन गुलदारों के हाथों मारे जा चुके हैं जब किसी घायल गुलदार को पीछा करके उसको मारने की कोशिश की जाती है। इसलिए घायल गुलदार का पीछा कर उसको खोजना के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। और उनमें सबसे बड़ा जो नियम है वो है धीरज। धीरज रख करके काफ़ी देर तक गुलदार को मरने का अवसर दिया जाए और करीब आधे घंटे तक वो शिकारी अपनी जगह पर बिल्कुल निश्चल खड़े रहे और आहट को सुनने की कोशिश करते रहे। उसके बाद में वो जो शिकारी थे उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है अगर वो गुलदार घायल हो तो वो उसकी ओड़ में उसकी
ओट में छिपा बैठा हो उस सीढ़ीदार खेत की। इसलिए वो जो दोनों शिकारी थे, शिकारी मोहन और शिकारी गंभीर, वो वापस उसी ट्री के पास आए, उस पेड़ के पास आए जहाँ पर शिकारी जुआल बैठे हुए थे। उन्होंने जुआल को भी अब साथ लेना जरूरी समझा, और जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पेड़ के ऊपर जुआल बैठे हुए थे, तो जुआल तुरंत उतर करके नीचे आ गए। और नीचे उतरते हुए उन्होंने बड़ी ही अधीरता से उन दोनों शिकारी से पूछा, मैंने तो दो दो गोलियों को चलने की आवाज़ सुनी है, क्या हुआ? वो गुलदार क्या मारा गया? तो जो शिकारी गंभीर थे और शिकारी मोहन, उन्होंने जवाब दिया कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने सारा घटनाक्रम जो जुआल थे उनको बताया, और यह आशंका व्यक्त की कि हो सकता है उस गुलदार को गोली लगी हो या गुलदार घायल हो गया हो। तीनों शिकारी उस घटना पर पहुंचे। वो खड़िक का जो पेड़ था जहां पर की झाड़ियां छाई हुई थी, उसके पास से होते हुए उस किनारे पर पहुंचे, सीढ़ीदार खेत के किनारे पर, जहां से कूद करके गुलदार और उसके दोनों बच्चे नीचे खेतों की तरफ गए थे। यहां पर आकर के शिकारी कितनी देर तक उस सीढ़ीदार खेत के किनारे पर खड़े रहे और टॉर्चों की रोशनी उस दूसरे नीचे वाले खेत पर डालते रहे। दरअसल में ये जो गुलदार होता है, जब ये घायल हो जाता है, कोई भी गुलदार, चाहे वो मानवभक्षी गुलदार हो चाहे वो नॉर्मल गुलदार हो, जब उसका शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है और अगर वो गुलदार घायल हो जाता है, तो वो तुरंत किसी घनी झाड़ियों के अंदर, किसी गुफा के अंदर छिप जाता है और बहुत ही खामोशी से वो बैठा रहता है। किसी तरह के कोई आवाज़, किसी तरह की कोई एक्टिविटी वो नहीं करता। लेकिन इसके मुकाबले जो टाइगर होता है या जो बाघ होता है, अगर वो गोली से घायल हो जाता है तो बाघ या टाइगर वो सीधा ही पानी की तरफ जाता है। गोली खाने के बाद में जो टाइगर है वो किसी नज़दीक के पोखरे पर, किसी नज़दीक के नदी पर या जलाशय पर जाने की कोशिश करता है, और वहाँ जाकर के वो किसी झाड़ियों में या नदी में जाकर के वो छिपता है। लेकिन गुलदार कभी भी नदी के पास नहीं जाता। लेकिन गुलदार की एक खास आदत होती है कि जब कोई गुलदार घायल हो जाता है तो वो हमेशा निचाई की तरफ जाता है, उतराई की तरफ उतरता है। और जहाँ पर गुलदार को गोली लगी थी वहाँ से लगातार सीढ़ीदार खेत उतरते हुए घोट गदन के नाले तक जाते थे। इसलिए शिकारियों ने यह अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये गुलदार जरूर घोट गदन के नाले की तरफ ही, उतराई की तरफ गया है, क्योंकि अगर गुलदार घायल है तो वो घायल अवस्था में चढ़ाई की तरफ, अपहिल की तरफ कभी नहीं जाता। अब इस गुलदार का वो पीछा करने की सोच ही रहे थे कि इतने में मूसलाधार बारिश शुरू होगी, और बारिश में उस गुलदार का पीछा करना अब बेकार था। अब वो तीनों शिकारी वापस गुंडखिल गांव की तरफ आ गए, और वो सिर से लेकर पांव तक अच्छी तरह से भीग गए थे। अपनी राइफलों को भीगने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी कमीजों के अंदर उन राइफलों को छुपा लिया था। इसके बाद में वो गुंडखिल गांव के संतराम के घर में आकर के पहुंचे, और वहां पर आकर के उन्होंने रात बिताई, और उस गुलदार की खोज का जो काम था उन्होंने अगले दिन पर डाल दिया। वह जब शिकारी उठे तो बारिश बंद हो चुकी थी। अब वो उठ करके सीधे ही उस बछड़े की बॉडी के पास गए, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि बछड़े की जो बॉडी थी वो वैसे ही पड़ी है। गुलदार और उसके जो बच्चे थे वो लौट करके उस बछड़े को खाने के लिए नहीं आए थे। उसके बाद में वो जो शिकारी थे वो उसी खड़िक के पेड़ की तरफ गए जिस झाड़ी में वो गुलदार छिपा बैठा था। उस झाड़ी का उन्होंने अच्छी तरह से मुआवना किया, और उसके बाद में उनको किसी भी तरह का कोई पगमार्क वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि रात की बारिश ने सब तरह के पगमार्क और जो अगर खून भी गिरा हो गोली लगने से, उस सबको धो पहुँच करके बिल्कुल साफ कर दिया था। उसके बाद वो सीढ़ीदार खेतों से नीचे उतरते चले गए, और उतर करके उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर सीढ़ीदार खेत खत्म हो जाते थे और जंगल शुरू हो जाता था, और कुछ 100 गज नीचे ही घोट गदन का नाला बहता था। और उस नाले में थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी बह रहा था, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और पहाड़ों पर हुई बारिश से जो पानी बह करके उस नाले में आया था, और उसकी वजह से उस नाले में पानी का हल्का हल्का प्रवाह बना हुआ था। और उसी घोट गदन नाले के आसपास वो उस गुलदार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से उन्हें एक चट्टान के पीछे उन्हें पूंछ सी नजर आई किसी गुलदार की, और बड़ी सावधानी से जब वो उस दिशा की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पर बच्चा मरा पड़ा था गुलदार का, और उस बच्चे की आधी बॉडी को खा लिया गया था। उसका सिर पड़ा हुआ था, उसकी पूंछ अलग पड़ी हुई थी, उसके पंजे अलग पड़े हुए थे। और वो बड़े हैरान थे कि जिस गुलदार के बच्चे को रात को गोली लगी थी उसको इस प्रकार से खा लिया गया है। उनके पास केवल 2 ही अंदाजे थे। या तो उस मरे हुए बच्चे को जब उसकी माँ
उसको छोड़ करके चली गई थी, किसी लकड़ बग्घे के द्वारा खा डाला गया था, या फिर जो गुलदार की जो माँ थी और उसके साथ में जो एक बच्चा था वो बहुत भूखे थे और उन्होंने उस गुलदार के बच्चे को ही खा लिया था। दरअसल में ये जो गुलदार होते हैं बहुत रेयर केस में अपने सब संबंधी को ही खा जाते हैं, यानी गुलदार गुलदार को ही खा जाता है। और ऐसे केसों में बाघ को भी देखा गया है कि बाघ भी कई बार दूसरे बाघ को मारकर खा जाता है। और यहाँ पर भी अब ये इनको कोई आइडिया नहीं था कि इस गुलदार के बच्चे को उसकी माँ के द्वारा ही खा डाला गया था या फिर किसी लकड़ बग्घे के द्वारा खा डाला गया था, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह के कोई पगमार्क वगैरह नहीं मिल रहे थे। रात की भारी बारिश ने सबको धो पहुँच करके बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन गुलदार के द्वारा गुलदार को खाना बहुत ही रेयर होता है। अब गुनखिल गांव को उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा छोड़ दिया गया था, जैसे कि उसने मुनि पुजारी गांव का इलाका छोड़ दिया था। अब उसने गुनखिल गांव का इलाका भी छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसका एक बच्चा मारा गया था। और यहाँ पर उन शिकारी के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि यह एक फीमेल गुलदार थी और साथ में उसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक मारा गया था। इसके बाद जो वो मानवभक्षी गुलदार था वो गुनखिल गांव से 15 किलोमीटर दूर सिमल खाल जो गांव था वहां का निवासी जो बेलम सिंह था उसके एक 12 वर्षीय पुत्र का उसने शिकार किया, लेकिन वो उसको मार नहीं पाया। गांव में शोर मच गया और जो गुलदार था उस घायल बच्चे को छोड़ करके चला गया। इस प्रकार बेलम सिंह के पुत्र को उस गुलदार के द्वारा 4 अप्रैल सन 1977 को सिमलखल गांव में घायल किया गया। इसके बाद उस गुलदार के द्वारा और क्या क्या घटनाएं की गई, क्या उस गुलदार को मार डाला गया है, पकड़ा गया। यहाँ जो शिकारी इमाम थे जो हिजारी बाग से आए थे, यहाँ अमेरिका के जो प्रसिद्ध शिकारी थे जिन्होंने कई बाघों का शिकार लाओस में किया था, उनके द्वारा इस गुलदार का शिकार किया जा सका या नहीं किया जा सका, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।